Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 14 of chapter number 6 molecular basis of inheritance. Up to the previous session हमने डिस्कस किया था डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए किस तरह से बनता है. इन शॉर्ट डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो एमआरएनए को दे देता है. तो एमआरएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशंस आती है तो वो स्लाइटली यही होगी AUGC, क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन क्या थी तो कि भाई ATGC. तो अब ये AUGC जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास है उसका नाम है जेनेटिक कोड, और ये जेनेटिक कोड को यूटिलाइज करके अब आगे जा करके हम लोगों को क्या जनरेट करना है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सो वी नो दैट प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, और वो पूरा सेंट्रल डोग्मा है क्योंकि डीएनए से पहले क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए, देन आरएनए से हम लोगों को क्या सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन. सो secret of storage of genetic information lies in the arrangement of definite linear sequence of nitrogenous bases of DNA strand. तो डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है, जैसे कि चलो ये ले लो ATGC, तो डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है. तो उनका अरेंजमेंट एक लीनियर सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, और वो अरेंजमेंट किसका होता है, नाइट्रोजिनस बेस का. सो डीएनए स्ट्रैंड मतलब ऐसी स्ट्रैंड है किसकी, क्रोमोसोम की, विच में रिप्रेजेंट अ मैनी जीन्स. तो आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर दो जीन्स के एग्जांपल दिए हैं कि भाई जीन नंबर 1 एंड जीन नंबर 2. ओके, सो ईच एंड एवरी जीन इज रिप्रेजेंट इन अ स्मॉल सेक्टर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. कि डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो एक बड़ा सा थ्रेड है उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स ले लो तो वो क्या होगा, जीन होंगे. एंड ईच एंड एवरी जीन हैविंग अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन दैट लेंथ ऑफ डीएनए. तो ये पहले जीन की सीक्वेंस आप देखो और दूसरे जीन की सीक्वेंस देखो तो दोनों के अंदर बहुत सारा आपको डिफरेंसेस दिखेगा. सो ईच जीन कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बेस्ड ऑफ यूनिक सीक्वेंस. हर एक जीन के पास यूनिक सीक्वेंस हो सकती है. हाँ, here only a few based are shown to difference between two genes in a sequence. तो आपको जो डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि अल्टीमेटली दोनों जीन के अंदर स्लाइटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अवेलेबल होते हैं. सो जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है इज ट्रांसक्राइब्ड एंड कैरिड बाय द एमआरएनए. अब एमआरएनए कहाँ पे जाता है, साइटोप्लाज्म के पास फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. कौन से प्रोसेस से, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन. सो एमआरएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइटोप्लाज्म में लेके जाने वाला है. दिस इंफॉर्मेशन डिजाइन एज अ जेनेटिक कोड. सो जेनेटिक कोड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस या तो न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स या तो नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस इन एमआरएनए. तो जब भी एमआरएनए की बात आती है तो आपको याद रखना है कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, 4, AUGC. सो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस or nucleotides in mRNA molecule which contains the information for the synthesis of protein molecules by translation. तो उसको बोला जाता है as a genetic code. Now we know that replication और transcription नाम की process में nucleic acid was copied to form another nucleic acid. तो replication में क्या था, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से दूसरे डीएनए की 2 स्ट्रैंड बनती थी. अगर डीएनए में से एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करके बनाया जाता था तो वो आरएनए. तो ये रेप्लिकेशन था, ये ट्रांसक्रिप्शन था. इसीलिए ये दोनों प्रोसेस, हैंस दिस प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्चुलाइज. कंसेप्ट वाइज ये प्रोसेस एकदम क्लियर था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी. तो अगर डीएनए की बात करो तो A+T, G+C, और अगर आरएनए की बात करो तो टी की जगह पे यू था, बाकी ये तो सेम टू सेम ही था. तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के अंदर ये कॉम्प्लीमेंटरिटी का प्रिंसिपल था. बट जब प्रोटीन के ट्रांसलेशन की बात आती है, सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो किसके पास थी, एमआरएनए के पास, फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. तो आपको न्यूक्लियोटाइड से बनाना क्या है,
एमिनो एसिड्स। लास्ट में एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का। बट ये प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है? तो नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी मतलब AT और GC के बीच में कहीं पे बॉन्ड नहीं है। किसके किसके बीच में? तो न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड्स। तो कोई भी टाइप का कॉम्प्लीमेंटरिटी वाला रिलेशन न्यूक्लियोटाइड्स और एमिनो एसिड्स के बीच में नहीं है, और थियोरेटिकली हम उन दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी जैसे रूल क्रिएट भी नहीं कर सकते। सो देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस, लार्ज ह्यूज इनफ एविडेंस है दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, मतलब जेनेटिक मटेरियल में चेंज होगा were responsible for change in the amino acids in protein। अब आपको ये चीज पता कि डीएनए के अंदर स्लाइटली अगर चेंज होगा तो वो चेंज आपको सीधा आरएनए के थ्रू किस में दिखेगा? प्रोटीन के अंदर दिखेगा। फिर भी दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी जैसा रूल नहीं है। सो दिस लीड टू प्रपोजिशन कंसिडरेशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट क्या प्रूव कर रहा है कि अल्टीमेटली जेनेटिक मटेरियल ही एमिनो एसिड के सीक्वेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्ट करता है। सो इफ यू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए, तो डीएनए जीन या तो क्रोमोसोम का बायोकेमिकल नेचर आप डिटरमाइन करते हो, एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्सिस्टिंग। द कंसिडरेशन मीन्स प्रपोजिशन एंड डेसिफरिंग एनालिसिस ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। डीएनए के स्ट्रक्चर का एनालिसिस, जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल एनालिसिस करना इजी टास्क है, बट जब जेनेटिक कोड का एनालिसिस कंसिडरेशन करना हो, मोस्ट चैलेंजिंग पॉइंट है। So in a very true sense, it required a involvement of scientists from several disciplines। फिजिसिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, बायोकेमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जेनेटिसिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जेनेटिक कोड का एनालिसिस करना इतना इजी टास्क नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? सो मेन प्रॉब्लम ऑफ जेनेटिक कोड was to determinate the exact number of nucleotide in codon which code for one amino acid। Listen, तो आज से कोडोन जब भी नाम आएगा तो आपको याद रखना है mRNA के पास जो सीक्वेंस है उसे बोला जाता है कोडोन। अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, 5 to 3, 3 to 5। अब 5 to 3 जो है उसको नाम आपने दिया था कोडिंग, और 3 to 5 उसका नाम है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट की कॉपी करके हम क्या बनाएंगे? mRNA। तो टेम्पलेट के पास जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने mRNA बना दिया। अब ये mRNA का यूटिलाइजेशन करके मैं बनाऊंगा एमिनो एसिड, और वहां से बनेगा प्रोटीन। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, कितने नाइट्रोजिनस बेस मिलके एक एमिनो एसिड को बनाएंगे, ये मेन प्रॉब्लम है। सो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई मेरे पास तो नाइट्रोजिनस बेसिस की वैरायटी mRNA के पास कितनी है? 4। AUGC 4 वैरायटी है, और उनमें से मुझे कितने एमिनो एसिड्स बनाने हैं? 20 एमिनो एसिड्स बनाने हैं। तो फॉर दैट पर्पस मैं पहला एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको प्रोबेबल सिंगल कोडोन का, कि भाई चलो पहले एमिनो एसिड को A नाम दे देता हूं, दूसरे को C, तीसरे को G और चौथे को U। तो अभी भी 16 नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स को नेमिंग देना बाकी रह जाएगा। तो एक नाइट्रोजिनस बेस एक एमिनो एसिड को नाम देगा, ये सिंगलेट कोडोन वाला जो मेथड है वो प्रोबेबिलिटी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलो एक काम करते हैं, डबलेट कोडोन की बात करो। तो डबलेट कोडोन में 4 × 4, तो टोटल नंबर ऑफ कोडोन आपको कितने मिलेंगे? 16। तो 16 में से ये 16 को अगर यूज करो तो 16 नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स को आप नाम दे सकते हो, फिर भी 4 एमिनो एसिड्स को नाम देना तो बाकी ही रह जाएगा। तो सिंगलेट कोडोन भी एक्सेप्टेबल नहीं है, डबलेट कोडोन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो 1954 जॉर्ज गैमोव नाम का एक फिजिसिस्ट, वो आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस, कौन कौन से बेसिस है? 4, AUGC, किसके पास? mRNA के पास। एंड इफ
they have code for 20 amino acids, then code should be constitute a combination of bases. तो पहला हमने लिया था सिंगल बेसिस जो एक्सेप्टेबल नहीं था, फिर हमने कॉम्बिनेशन में दो का कॉम्बिनेशन लिया, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है. So he suggested that in order to code for all the 20 amino acids, code should be made up of 3 nucleotides. तो पहला कंसेप्ट सिंगलेट कोडोन का था, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. डबलेट कोडोन का था, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है. पर हम लोग एक काम करते हैं, ट्रिपलेट कोडोन ले लेते हैं. तो 4 multiply by 4 multiply by 4, then we get a 64 कोडोन. एंड ये 64 कोडोन तो मोर देन इनफ है 20 एमिनो एसिड्स को नाम देने के लिए. सो यहाँ पे आपको लिखना है 4:3. सो दिस वॉज अ वेरी बोल्ड प्रपोजिशन, क्लियर कंसिडरेशन है, बिकॉज permutation exists combination of 4:3 multiply 4 multiply by 4 multiply by 4 would generate a 64 codons and it generating more codons than required. तो हमें तो खाली कितने की जरूरत है, 20 की ही जरूरत है. 20 से बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ कोडोन्स ये ट्रिपलेट कोडोन के प्रिंसिपल से जनरेट हो सकते हैं. बट प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडोन वॉज अ ट्रिपलेट. चलो आपने थियोरेटिकली बता तो दिया कि कोडोन जनरली ट्रिपलेट होता, बट उनको प्रूव करना एकदम डॉन्टिंग टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है. सो फॉर दैट पर्पज डिफरेंट नंबर ऑफ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस में द केमिकल मेथड वाज डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना, was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases. तो हरगोबिंद खुराना नाम के साइंटिस्ट ने RNA का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया था जिसके पास डिफाइन की हुई बेसिस का कॉम्बिनेशन था. तो जिसमें एक था होमोपोलीमर और दूसरा था कोपोलीमर. तो कोपोलीमर को आप हेटेरो पोलीमर के नाम से भी जान सकते हो. तो दोनों को डिफाइन किया हुआ है कि भाई होमोपोलीमर मीन्स they have only one type of monomer, and copolymer they have 2 or more different types of monomer are linked in the same polymer chain. तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ फर्स्ट हरगोबिंद खुराना. नंबर 2 मार्शल निरेनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो मार्शल निरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एक सेल फ्री सिस्टम जनरेट किया था, विच आर फाइनली हेल्प द कोड टू डेसिफरिंग एनालाइज्ड. कि भाई जनरली कोड की वजह से ही प्रोटीन सिंथेसिस को एनालाइज किया जाता है. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 सेवेरो ओकोवा एंजाइम. ये सेवेरो ओकोवा साइंटिस्ट का नाम है. उसने डिस्कवर्ड किए हुए एंजाइम का नाम था पोलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज. So this Severo-Ochoa enzyme, polynucleotide phosphorylase, was helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template-independent manner. तो टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए के मॉलिक्यूल्स डिफाइंड सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए. तो हरगोबिंद खुराना ने भी यही किया था कि भाई आरएनए के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया था. तो सेवेरो ओकोवा एंजाइम के सपोर्ट से भी आरएनए के मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं. सो फाइनली वी हैव अ जनरेट वन चेकरबोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड विच इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल. तो अब आपको एक टेबल स्क्रीन के ऊपर दिखेगा जो टेबल पूरा का पूरा जेनेटिक कोड का है. सो द कोडोन्स फॉर द वेरियस एमिनो एसिड्स. तो आपको कितने बेस लेने हैं एक कोड के अंदर? 3. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन. तो ये बनाने के लिए आपको पहली पोजीशन ऑलवेज यू लेनी है, दूसरी पोजीशन भी यू लेनी है, वो यहाँ से आप लोगे, और तीसरी पोजीशन आपको लेनी है यहाँ से. चलो, तो पहला कोडोन हो जाता है यू यू यू. दूसरा तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, चेंज खाली ये होगा सी. तो यू यू सी. तीसरे में यू यू तो सेम रहेगा, थर्ड आपको ऐड करना है ए, तो यू यू ए. और चौथा होगा यू यू जी. तो उसी हिसाब से अगर आप पूरा का पूरा टेबल कंस्टिट्यूट करते हो तो वो टेबल के अंदर नंबर ऑफ कोडोन आपको कितने मिलने वाले हैं? 64 कोडोन मिलेंगे.
तो ये 64 कोडोन मिलजुल के 20 नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स को क्या करेंगे, कोड कर सकते हैं। अब आपको बाजू में तीन तीन अल्फ़ाबेट दिए हुए PHE, PHE, LEU, LEU, तो ये सब एमिनो एसिड्स के नाम है। तो 20 एमिनो एसिड्स के नाम शॉर्ट में आपको जो दिए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। PHE फिनाइल एलेनिन, LEU ल्यूसिन, ILEU आइसोल्यूसिन, MET मिथियोनिन, VAL वेलाइन, SER सेराइन, PRO प्रोलाइन, THR थ्रियोनिन, ALA एलेनिन, TYR टाइरोसिन। देन आफ्टर HIS हिस्टिडीन, GLN ग्लूटेमाइन, ASN एस्पार्जिन, LYS लाइसिन एंड ASP aspartic acid, GLU glutamic acid, CYS cysteine, TRP tryptophan, ARG arginine and GLY glycine। तो ये सभी 20 नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स के जो भी आपको कोड दिख रहा है वो कोड के टोटल एमिनो एसिड्स के नाम। ओके, अब ये टेबल की कुछ स्पेशलिटी है, तो वो स्पेशलिटी के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको मैंने दिए हैं। तो भाई ऐसे एमिनो एसिड जिसके पास खाली एक ही कोडोन हो, तो वैसा एमिनो एसिड है मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, जिसका कोड है EUG UGG। आपको मैं एग्जांपल एक टेबल के अंदर कंसिडर करवा देता हूँ। तो ये एक एमिनो एसिड ऐसा है मिथियोनिन जिसके पास खाली एक ही कोड है AUG। दूसरा आप डिस्कस कर सकते हो TRP ट्रिप्टोफैन, उसके पास खाली एक ही कोड है UGG। ओके, दूसरी स्पेसिफिसिटी, तो एमिनो एसिड्स हैविंग अ 3 कोडोन, तो 3 कोडोन हो ऐसा एमिनो एसिड्स है आइसोल्यूसिन। एमिनो एसिड्स विच हैव अ सिंगल कोडोन, एक ही कोडोन 6 कोडोन हो वैसा एमिनो एसिड्स, तो भाई ल्यूसिन, सेराइन, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन बनाने के लिए 6 कोडोन होंगे, ल्यूसिन के लिए 6, सेराइन के लिए 6। 2 कोडोन हो ऐसे एमिनो एसिड्स है 9, और 4 कोडोन हो ऐसे एमिनो एसिड्स कितने हैं 5। तो ये चेकर बोर्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलिएंट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के फीचर्स हमें 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। नंबर 1, कोडोन इज ट्रिपलेट, क्योंकि एक कोडोन के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस आपको दिखेंगे 3, तो टोटल कोडोन आपके पास है कितने 64। आउट ऑफ 64, 61 कोडोन कोड फॉर एमिनो एसिड, मतलब 61 जो है वो एमिनो एसिड्स बनाएंगे, वेरएज 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड्स, इसलिए उनका नाम है स्टॉप कोडोन, या तो उसे बोला जाता है नॉन सेंस कोडोन। तो अब टेबल के अंदर आप देखोगे तो 3 ऐसे कोड है जिसके बाजू में लिखा हुआ है स्टॉप, स्टॉप और ये स्टॉप। तो ये तीनों कोडोन कैसे हैं जो एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है स्टॉप कोडोन या तो नॉनसेंस कोडोन। पॉइंट नंबर 2, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। तो बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड्स है जो एक से ज्यादा नंबर ऑफ कोडोन से कोड होते हैं, हैंस कोड इज डीजेनरेट। तो मैंने आपको बताया कि भाई 4 कोडोन वाले 5 एमिनो एसिड है, 2 वाले 9 है, 6 वाले 3 है, 3 हो ऐसा एक एमिनो एसिड है। तो एक एमिनो एसिड को बनाने के लिए एक से ज्यादा नंबर ऑफ कोड भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 3, कोडोन इज रीड इन mRNA इन कंटाजियस फैशन, कंटिन्यूअस फैशन में ही mRNA रीड होगा। देयर आर नो पंक्चुएशन, विदाउट गैप, ऑलवेज कनेक्टेड मैनर में ही वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि भाई चलो आप एग्जांपल ले लो कि भाई आपके पास एक mRNA की सीरीज है AUGC, अगेन AUGC। तो जब भी आप mRNA बनाओगे तो ये 3 मिलके एक mRNA बनेगा, दूसरा ये 3 मिलके, तीसरा ये 3 मिलके, मतलब कहीं पे भी आपको गैप डिस्क्राइब नहीं करना। नंबर 4, कोड इज नियरली यूनिवर्सल, मीन्स फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया टू ह्यूमन, उसके अंदर वायरस ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, सभी के अंदर UUU वुड कोड फॉर फिनाइल एलेनिन ओनली। तो UUU के बाजू में अगर आप देखोगे
तो उसके बाजू में लिखा हुआ है PHE, तो ये PHE ही बनेगा, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो। तो इसलिए ये कोडॉन कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। हाँ, सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन एंड इन सम प्रोटोजोन्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और प्रोटोजोन्स को छोड़ दो, तो बाकी सबके अंदर ये कोड कैसा होता है, यूनिवर्सल है। फंक्शन नंबर 5, AUG के ड्यूअल फंक्शन है, दो फंक्शन। कौन कौन से दो फंक्शंस है, तो AUG एक तो पहले मिथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को कोड भी करता है एंड ऑल्सो दे आर एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडॉन। क्यों इनिशिएटर कोडॉन, तो आज से याद रखना, जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो ऑलवेज AUG से ही एमिनो एसिड्स बनेगा, मतलब सबसे पहला बनने वाला एमिनो एसिड कंपल्सरी आपको कौन सा दिखाना है, मिथियोनिन। तो AUG के बाजू में आप स्टार्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि AUG स्टार्ट या तो इनिशिएटर कोडॉन के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। सो जो एमिनो एसिड्स synthesis of polypeptide chain is initiated by a codon is called as a initiation codon, और वो कौन सा होता है, AUG। ओके, नेक्स्ट वन, तीन ऐसे कोडोन, जो कोडोन आपको मैंने पहले ही बताया, UAA, UAG, UGA आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन। क्या इंडिकेट करते हैं, विच इंडिकेट टर्मिनेशन एट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब ये तीनों एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, बट प्रोटीन का सिंथेसिस क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। सो दिस 3 डज नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड्स, इसलिए ये कोडोन का नाम क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन सेंस कोडोन। एंड लास्ट में एमिनो एसिड की सीक्वेंस और जेनेटिक कोड की सीक्वेंस किसके अंदर, mRNA के अंदर। ऑलवेज दोनों किस में चलती रहती है, पैरेललिज्म में चलती रहती है, क्योंकि जैसा कोड mRNA का होगा वैसा ही एक एमिनो एसिड बनेगा। सो एमिनो एसिड की सीक्वेंस या तो जेनेटिक कोड की सीक्वेंस, दोनों एक दूसरे से पैरेललिज्म में ही चलती रहती है। अब आपको एक सीक्वेंस दी है, सीक्वेंस चलो समझ लो है किसकी, mRNA की। तो mRNA की सीक्वेंस को आपको मैंने क्या नाम दिया था, इट इज कंसिडर्ड एज अ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि AUG, UUU, UUC, UUC, UUU, UUU, UUC। तो अब आपको मैं बोलूं कि भाई आपको एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस इससे बनानी है, तो AUG का एमिनो एसिड कौन सा होगा, मिथियोनिन, देन फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। तो अगर आप 5 to 3 में रीड करते हो तो आपको एकदम इजी टास्क हो जाता है, पर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप ये डायरेक्शन में रीड करो, तो वो रीडिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि आपको पढ़ना है CUU। तो CUU का एमिनो एसिड है ल्यूसिन, अगेन UUU, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, वेलाइन। तो इसलिए बोला जाता है कि mRNA या तो जेनेटिक कोड का रीडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में होता है, 5' to 3'। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द जेनेटिक कोड। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।